हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन में। फ्रेंड, आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पॉलिटेक्निक एंड बिहार आईटीआई परीक्षा 2022 के बारे में। और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस के टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल घंटी के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें, क्योंकि यहाँ बिहार पॉलिटेक्निक एंड बिहार आईटीआई की संपूर्ण तैयारी बिल्कुल फ्री में करवाई जाती है। सो फ्रेंड, यहाँ से देख सकते हैं मैंने इस क्वेश्चन के पीडीएफ को ओपन कर रखा है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चनों को देखते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, और वीडियो समाप्त हो जाने के बाद कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि आपने कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है। ठीक है, साथ ही अगर आप इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहते हैं तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ आप देख सकते हैं मेंशन किया गया है, एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। आपको याद रखना है यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है कि किस पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि तीन ऑप्शन है जिसमें से आपको निर्भर करता है वर्क यानी कार्य निर्भर करता है, लेकिन एक ऐसा ऑप्शन दिया गया है जिस पर कार्य निर्भर नहीं करता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन को हल करने में बहुत सारे कैंडिडेट को दिक्कत आएगी अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो। ठीक है, तो मैं एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ, सिंपल से कॉन्सेप्ट बताता हूँ। अगर आप इसको याद रखते हैं तो फिर आपको कार्य से संबंधित कोई भी आपको जो क्वेश्चन है गलत नहीं होंगे। ठीक है, वो सिंपल सा ट्रिक या फिर जो फॉर्मूला है वो क्या है, तो ये आपको याद रखना है कि डब्लू यानी कि वर्क यानी कि कार्य। ठीक है, डब्लू बराबर होता है एफ एस, ठीक है, एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि आखिरकार कार्य यानी कि वर्क बराबर क्या होता है, हिंदी में समझिए, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, और ये होता है कॉस थीटा। ठीक है, अगर आप इस फॉर्मूले को याद रखेंगे तो कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कैसे गलत नहीं होगा मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे क्या मेंशन किया गया, किस पर निर्भर नहीं करता है। तो यहाँ पे देखिए कार्य है, यहाँ पे एफ यानी कि बल है, तो यहाँ पे जो लागू बल है तो बिल्कुल सही होगा, इस पर निर्भर करता है क्योंकि यहाँ पे बल दिया गया है। ठीक है, एस यानी कि विस्थापन में भी निर्भर करता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए सी मेंशन किया गया बल और विस्थापन के बीच कोण, तो बिल्कुल इस पर भी निर्भर करता है क्योंकि यहाँ पे कॉस थीटा है, यहाँ पर थीटा का मान जिस तरह लेंगे उसके अनुसार निर्भर करेगा, इस पर भी निर्भर करता है। लेकिन यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन जो मेंशन किया गया वस्तु के प्रारंभिक वेग यानी कि यू, यहाँ पे यू कोई भी यहाँ पर नहीं दिया गया, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, जो कि वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। अगर यहाँ पे यू होता, फॉर्मूला में कोई भी यहाँ पे यू होता यानी कि प्रारंभिक वेग होता तो फिर इस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, या फिर आप इसको इंग्लिश में याद कर सकते हैं, डब्ल्यू बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, तो बिल्कुल आप इन बातों को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्रा के लिए कार्य की गति को मापती है। क्वेश्चन क्या मेंशन किया गया, निम्नलिखित में से या फिर निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है, तो ये है आपको शक्ति। ठीक है, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, जो कि ये शक्ति मापती है। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया गतिशील वस्तुओं की गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। तो देखिए आपको, जैसा कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बताया कि आपको होता है कार्य बराबर विस्थापन गुणे बल या फिर बल गुणे विस्थापन, इसी तरह से आपको होता है काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv²। बहुत ही कॉमन फॉर्मूला है और बहुत सारे कैंडिडेट को ये फॉर्मूला याद होना चाहिए और बहुत सारे कैंडिडेट को याद भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस फॉर्मूले के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं कि आखिरकार जो गतिज ऊर्जा है किस पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे देखिए मेंशन किया है कि एम यानी कि द्रव्यमान और वी यानी कि वेग। तो यहाँ पे द्रव्यमान और वेग यहाँ पे इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन यही पूछा गया था कि गतिशील वस्तु जो है गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, तो ये आपको द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। ठीक है, तो बिल्कुल आप ऐसे फॉर्मूले के माध्यम से आसानी से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, वरना आपको बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं मेंशन किया गया, जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाती है, तो ये परिवर्तित हो जाती है गतिज ऊर्जा में। ठीक है, स्थित ऊर्जा यानी कि जो कोई वस्तु स्थित होती है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, और जो कोई वस्तु जो गति में होती है जिसमें वेग होता है उसे हम लोग गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, जो बंदूक चलाई जाती है उस समय स्थित ऊर्जा में होती है, लेकिन जब
गोली छोड़ दी जाती है, जो चलती है, तो उसमें गति आ जाता है, वेग आ जाता है, ठीक है, इसीलिए वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन से एक बात और आपको याद रखना है, कभी कभी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, तो ये होता है यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा बराबर होता है यांत्रिक ऊर्जा, जो कि आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, निम्न में से कौन सा गलत है, यानी कि आपको गलत कथन को बताना है कि इनमें से गलत कथन कौन सा है। तो नीचे ऑप्शन देख सकते हैं, मेंशन किया गया संपीड़ित स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है, बिल्कुल सही है, जो स्प्रिंग होता है उसमें ये स्थितिज ऊर्जा होती है। नीचे यहाँ देखिए मेंशन किया गया बी ऑप्शन में उठाए गए हथौड़े में स्थितिज ऊर्जा होती है, ये भी बिल्कुल सही है, उठाए गए हथौड़े में ये आपको स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया बांध के तल में गतिज ऊर्जा होती है, ये बिल्कुल गलत है और हमको गलत ही आंसर बताना है। जो बांध के जल हैं वो स्थित रहते हैं, जो बांध का जल है बिल्कुल उसमें ठहराव रहता है, इसीलिए उसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है, उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ मेंशन किया है गतिज ऊर्जा होती है, जो कि गलत है और हमको गलत ही बताना था, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और आप इसको डी ऑप्शन को चेक करना चाहते हैं चेक कर सकते हैं, जैसे कि मेंशन किया गया है गतिशील कार्य में गतिज ऊर्जा होती है, बिल्कुल कोई भी वस्तु अगर गति में है, किसी भी वस्तु में अगर वेग है तो बिल्कुल गतिज ऊर्जा उसमें होगा ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगी कि आखिरकार इसका आंसर क्या देना है। बहुत सारे कैंडिडेट को क्वेश्चन टफ लग सकते हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चन है मैं बिल्कुल लेवल के क्वेश्चन करा रहा हूँ, और ऐसे क्वेश्चन आपको न कि बिहार ITI बिल्कुल, बल्कि आपको बहुत सारे बड़े बड़े एग्जाम, जैसे कि आपका रेलवे के एग्जाम हो गया कंपटीशन लेवल में, या फिर SSC का एग्जाम देते हैं, तो वैसे भी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको गलत आंसर बताना है चारों ऑप्शनों में से, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं, तो देखिए मेंशन किया गया जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री को पीछे की ओर झटका लगता है, तो ये बिल्कुल गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि देखिए कोई भी अगर व्यक्ति बस में बैठता है, जो बस रुकती है तो उस व्यक्ति को पीछे की ओर झटका नहीं आगे की ओर झटका लगता है, ठीक है, जो कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और जो कि यहाँ पर दिया गया पीछे का झटका लगता है, जो बिल्कुल ये गलत हो जाएगा, ठीक है, और हमको गलत ही बताना था, बाकी सब ये सही है। इसको अगर पढ़ना चाहते हैं तो इसको पढ़ भी आप सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया जब एक गिलास पर रखे कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है, यह कथन किस नियम का व्याख्यात करता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार ये एग्जाम में रिपीट हुआ है कि जो ये गिलास है उस पर कोई कार्ड रखा है, उंगली से धक्का दिया जाता है तो गिर जाता है और गिलास नहीं हिलता है, ऐसे करके क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो इस जो उदाहरण है ये है जड़त्व का नियम का उदाहरण। कोई भी वस्तु अगर गति में है तो गति में रहना चाहती है, कोई वस्तु अगर ठहराव में है, स्थिति ऊर्जा में है, यानी कि कोई वस्तु अगर ठहराव में तो ठहराव में रहना चाहती है। ये जो एग्जाम्पल है ये आपको जड़त्व का नियम का एग्जाम्पल है, और ये हम लोग न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है कि न्यूटन के प्रथम नियम को हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट टाइम देखिए मेंशन किया गया है सबसे उचित विकल्प चुनें। तो यहाँ से आपको बताना है कि संवेग में होता है, संवेग में क्या होता है ये आपको बताना है। कोई भी दिशा नहीं होती है, दिशा होती है, परिमाण और दिशा दोनों होता है, या फिर परिमाण होता है। तो आप सभी कैंडिडेट को मालूम होगा कि जो राशि होती है, जो सदिश राशि होती है, उसमें आपको परिमाण और दिशा दोनों होती है, और जो आपको अदिश राशि होती है उसमें सिर्फ परिमाण होता है। तो आप सभी कैंडिडेट जानते हैं कि जो संवेग है ये आपको सदिश राशि है, ठीक है, इसीलिए इसमें परिमाण और दिशा दोनों होगा, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखिए क्वेश्चन मेंशन किया गया यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलो है, यानी कि 38 kg है, तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा। इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए यहाँ पर डाला है, शायद ये क्वेश्चन आपके लिए एडवांस हो जाएगा, यानी कि थोड़ा हाई लेवल का हो जाएगा। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया है कि अगर आपका पृथ्वी पर वजन अगर 38 kg है तो फिर आपका बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा, ठीक है। इसका सिंपल सा ट्रिक है कि जो भी आपका वजन होगा बुध ग्रह पर जाने के बाद आपको सिर्फ उसका 38% निकाल लेना है, ठीक है। जैसे कि अगर आपका वजन है अभी 40 kg, मान लीजिए अगर आपका वजन पृथ्वी पर 40 kg है, तो जब आप बुध ग्रह पर जाएंगे तो आपका जो वजन है ये आपको सिर्फ 40 kg का 38% आपको निकाल लेना है, इसके बाद आपका वजन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे दिया गया है कि 38 kg आपका वजन है, तो फिर आपको क्या करना होगा, तो आपको यहाँ पे 38 kg का
यानी कि 38 का आपको 38% निकाल लेना है, ठीक है। यानी कि 38/100 ऐसे करके जब अब यहाँ पे इसको कैलकुलेशन करेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 14.3 किलोग्राम, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल आप इस बात को समझ गए होंगे कि जो भी आपका वजन रहेगा पृथ्वी पर, अगर बुध ग्रह पर जाएंगे तो उस वजन का 38% आपको निकाल लेना है, बिल्कुल आपका वजन वहाँ पे काउंट हो जाएगा कितना होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किए गए, चंद्रमा पर आवाज़ क्यों नहीं सुनी जा सकती है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही बार रिपीट हुआ है और इसको आप बिल्कुल आसानी से हल नहीं कर सकते हैं, जो कि ऑप्शन देखेंगे तो आपको बहुत सारा कन्फ्यूजन हो सकता है। क्वेश्चन मेंशन किया गया है, चंद्रमा पर आवाज़ क्यों नहीं सुनी जा सकती है। नीचे ऑप्शन देख सकते हैं मेंशन किया गया है, चंद्रमा पर कोई आवाज़ नहीं करता है। नीचे फिर ऑप्शन बी में देख सकते हैं क्योंकि चंद्रमा पर पानी नहीं होता है। सी ऑप्शन देख सकते हैं, चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है और ध्वनि बिना माध्यम की यात्रा नहीं कर सकती, और बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। देखिए जो ध्वनि है बिना माध्यम की यात्रा नहीं कर सकती है, बिल्कुल आप इसी बात से पकड़ सकते हैं, वरना आप बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे चंद्रमा पर कोई आवाज़ नहीं होता है, नहीं करता है, ऐसे करके क्लिक कर देंगे। या फिर डी ऑप्शन में बहुत सारे कैंडिडेट को लगेगा कि चंद्रमा पर जाने वाले लोग बहरे होते हैं, तो बिल्कुल ये तो होगा ही नहीं। तो बिल्कुल आपको याद रखना है कि चंद्रमा पर हम आवाज़ इसलिए नहीं सुन पाते हैं क्योंकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है और जो ध्वनि है बिना माध्यम की यात्रा नहीं करती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखिए क्वेश्चन मेंशन किया गया है, एक डूबे हुए पिंड पर पानी द्वारा लगाए जाने वाले उत्प्लवन बल का दूसरा नाम क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि उत्प्लवन बल किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये आपको आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है, और उत्प्लवन बल का जो दूसरा नाम है ये है आपको उत्क्षेप बल, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, निम्न में से कौन तापमान का मात्रक नहीं है। आपको बताना है कि कौन तापमान का मात्रक नहीं है, यानी कि 3 आपका तापमान का मात्रक होगा और एक ऐसा ऑप्शन है जो कि तापमान का मात्रक नहीं है। तो यहाँ पर नीचे ऑप्शन देख सकते हैं मेंशन किया गया है, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन और पास्कल। तो आप सभी कैंडिडेट जानते हैं कि जो पास्कल है ये आपको दाब का मात्रक होता है, तो इसीलिए यहाँ पे यही बताना था कि कौन ये तापमान का मात्रक नहीं है, तो ये आपको पास्कल हो जाएगा। फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन ये आपको सब जो है तापमान के मात्रक हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, सेल्सियस और केल्विन तापमान के बीच क्या संबंध है। तो बिल्कुल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने आपको बहुत सारे यहाँ पे टेम्परेचर से संबंधित क्वेश्चन कराए हैं, और वो आपको बताना है कि जो सेल्सियस और केल्विन जो तापमान है दोनों के बीच क्या संबंध है, यानी कितनी डिग्री सेल्सियस कितना बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है ये आपको 273 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के बराबर होता है, ठीक है। यानी कि जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है अगर इसको आप केल्विन में नापेंगे तो 273 केल्विन के बराबर होता है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो बिल्कुल आप इन बातों को याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, उस तापमान का मान कितना होता है जो कि मानव शरीर के समान मान माना जाता है। यानी कि मानव शरीर का जो समान टेम्परेचर होता है, जो सामान्य जो तापमान होता है वो कितना होता है, तो ये होता है आपको 98.6 फ़ारेनहाइट, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, 257 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक स्थिति क्या होती है। तो मैंने आपको बताया था कि 0 डिग्री सेल्सियस पर कोई भी जो द्रव है ये आपको बर्फ़ में बदलना शुरू हो जाती है, और जैसे ही हम लोग यहाँ पे 0 डिग्री से इधर आते हैं यानी कि 1 2 4 5 करके, तो यहाँ पे जो जल की अवस्था होती है बिल्कुल द्रव में हो जाती है, बिल्कुल जव में होती है, और जैसे हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस आते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर ये आपको जो पानी है खौलना शुरू हो जाता है, यानी कि उबलना शुरू हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है 257 डिग्री सेल्सियस पर, तो 257 डिग्री सेल्सियस पर ये आपको प्लाज्मा अवस्था में हो जाती है, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही बार रिपीट किया गया है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में किस कारण ठंडा रहता है। एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि मिट्टी के जो बर्तन में रखा जो जल होता है गर्मियों में किस कारण ये हमको ठंडा पानी पीने को मिल जाता है, किसके कारण होता है। तो ये आपको वाष्पोजन यानी कि यहाँ से वाष्पीकरण होगा, ठीक है। वाष्पोजन नहीं होगा, ये वाष्पीकरण होगा, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे बिल्कुल इस क्वेश्चन के, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। तो मैंने आपको बताया था कि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। इसी के कारण हम लोग जो देखते हैं कि जो रेलवे की लाइन होती है उस पर जो रेड कलर होता है, खतरे का निशान, डेंजर का निशान, उस
रेड कलर को इसलिए रखा जाता है ताकि हम लोग उसको दूर से देख सकें, ठीक है, और दूर से हमको पहचान में आ सके। इसीलिए आपको याद रखना है कि जो लाल रंग का तरंगधैर्घ्य होता है सबसे अधिक होता है और सबसे कम तरंगधैर्घ्य जो होता है ये होता है बैंगनी रंग का, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन हो जाएंगे। और यहीं आपको हमको बताना था कि सबसे कम तरंगधैर्घ्य किसका होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुप्रस्थ तरंग नहीं है। तो ये आपको याद रखना है और मैंने आपको बताया भी था कि जो ध्वनि तरंग है ये आपको अनुदैर्घ्य तरंग है, नहीं अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और जो प्रकाश तरंग है, विद्युत चुम्बकीय तरंग है या फिर रेडियो तरंग है, ये सारे जो है ये आपको अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। तो बिल्कुल आपको इन बातों को याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती हैं कहाँ पर। जो ध्वनि तरंगे हैं कहाँ पर यात्रा नहीं कर सकती हैं, वायु में, पानी में, स्टील में या फिर खाली स्थान में। तो मैंने आपको बताया था कि जो ध्वनि तरंग है ये माध्यम की आवश्यकता होती है, बिना माध्यम के यात्रा नहीं कर सकती हैं। तो आपको याद रखना है कि जो ध्वनि तरंगे हैं ये आपको निर्वात में यानी खाली स्थान में यात्रा नहीं करती हैं, ठीक है। यहाँ पे खाली स्थान की जगह पर निर्वात भी दिया जा सकता है। निर्वात यानी कोई भी वहाँ पर हवा न हो, बिल्कुल खाली हो, ठीक है। तो बिल्कुल आप इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। तो आप सभी काइंड जानते हो कि 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक हम लोग ध्वनि को सुन सकते हैं, जो कि यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। मैंने आपको बता दिया कि हम लोग जो ध्वनि सुन सकते हैं ये हम लोग 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक हम लोग ध्वनि सुन सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है कि अल्ट्रासोनिक यानी कि अल्ट्रासोनिक की आवृत्ति कितनी होती है। तो ये आपको 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, जो हम लोग नहीं सुन सकते हैं। ये आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है। तो देखिए अगर इस क्वेश्चन का आपको आंसर याद नहीं भी है तब भी आप इस क्वेश्चन को सही क्लिक कर सकते हैं ऑप्शन के अनुसार। कैसे? तो आपको सिंपली इसका यूनिट देखना है। यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड है, जो कि यहाँ पे बिल्कुल नहीं होगा। आप इन दोनों ऑप्शन में आप फंस सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि इसका जो राइट आंसर होता है मीटर प्रति सेकंड होता है, और यहाँ से ए ऑप्शन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग मीटर प्रति सेकंड ऐसे ही लिखते हैं, ना कि ऐसे, ठीक है। इसलिए आपको यहाँ पे 331 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। लेकिन हाल की जो 331 दिया गया है ये कहीं कहीं 332 भी देता है, जो कि आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, सूर्य की रोशनी को उसके संगठन रंगों में कौन विभाजित कर सकता है। परिवर्तन, परावर्तन, विकिरण या फिर प्रिज्म। तो ये आपको प्रिज्म द्वारा हम लोग सूरज की किरणों को 7 रंगों में विभाजित करते हैं, और इसकी जो सिद्ध किया गया था ये किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। तो ये आपको न्यूटन के द्वारा किया गया था। प्रिज्म के माध्यम से 7 रंगों को यहाँ पे विभाजित किया गया था, ठीक है। और आपको याद रखना है कि बीच में जो रंग होता है ये आपको हरा रंग होता है। तो कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो वर्ण विभीषण होता है उसमें बीच में कौन सा रंग होता है, तो ये आपको हरा रंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, साबित करती हुई एकमात्र घटना कौन सी है। यानी कि आपको बताना है, आप या हम सभी कहना जानते हैं कि जो प्रकाश है ये एक अनुप्रस्थ तरंग है। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर आपको साबित करना हो कि कौन सी घटना है जो कि साबित कर सकता है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, तो ये हो जाएगा ध्रुवण, ठीक है। जो प्रकाश में ध्रुवण होता है ये ध्वनि में नहीं होता है, ठीक है। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या ध्रुवण ध्वनि में होता है या फिर नहीं होता है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है कि जो ध्रुवण है ये आपको सिर्फ प्रकाश में होता है, ध्वनि में नहीं होता है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि प्रकाश विरल यानी कि हटा हुआ, ठीक है, यानी कि हटा हटा, और सघन यानी कि सटा सटा, यानी कि सघन मतलब कि एक ही में थोड़ा गजिम या फिर कह सकते हैं उसको सटा सटा, ठीक है। आप अपने भाषा में समझ सकते हैं। विरल यानी कि हटा हटा और सघन मतलब कि सटा सटा। तो आपको याद रखना है क्वेश्चन क्या पूछा है, विरल से सघन में यानी कि खाली स्थान से हम लोग जहाँ फुल जगह है, जहाँ सटा सटा लोग रहते हैं वहाँ पे जाएंगे तो बिल्कुल हमारी जो गति है कम हो जाएगी, ठीक है। यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन पूछा जाता कि सघन से विरल में जाते तो हम लोग क्या होता, हमारा गति बढ़ जाता है। तो बिल्कुल अगर ऐसे याद करेंगे तो कभी भी आपको ये नहीं भूलेगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक कितना होता है। तो आपको याद रखना है कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है 1.0003, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और हीरे का जो अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है, ये होता है आपको 2.42। ये हीरा का अपवर्तनांक होता है, और हीरा का अपवर्तनांक भी बार बार आपको पूछा जाता है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं
तय की गई है। तो आपको याद रखना है कि वैज्ञानिकों द्वारा टोटल अभी तक 5 अवस्थाओं की खोज की गई है। आपको 3 तो याद होगा, ठोस, द्रव, गैस, लेकिन अभी चौथा या फिर पांचवा भी जो भौतिक अवस्था है उसको भी खोज लिया गया। चौथा था प्लाज्मा और पांचवा था बोस-आइंस्टीन का नियम, जो कि आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से विषम की पहचान कीजिए। तो आपको विषम बताना है कि कौन सा विषम है। इसका राइट आंसर होगा जल। जल कैसे होगा मैं आपको सिंपल वे में बता देता हूँ। देखिए जो भी वायु है, दूध है और मिश्र धातु है, ये सभी मिश्रण है, ठीक है। लेकिन जो जल है ये एक यौगिक है। जल का फॉर्मूला होता है H2O और ये एक यौगिक है, मैंने आपको बताया था। लेकिन जो दूध है इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, मिश्रण होता है। वायु का भी कोई फॉर्मूला नहीं होता है और मिश्रण है, और मिश्र धातु तो मिश्रण है ही, ठीक है। तो बिल्कुल आप ऐसे इसको छांट सकते हैं, इसको चुन सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, किसी भी पदार्थ की 1 मोल में मौजूद कणों की संख्या क्या होती है। तो मैंने बताया था कि 1 एवोगाड्रो संख्या बराबर कितना होता है। 1 एवोगाड्रो संख्या कहा जाए या फिर 1 मोल किया जाए, दोनों का राइट आंसर बिल्कुल यही होगा, 6.022 × 10⁻23, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, निम्न में से किस तत्व के लिए प्रतीक में 2 अक्षर शामिल होते हैं। एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैंने आपको बताया था कि 1 से लगाकर 20 तक आपको परमाणु संख्या और इसके परमाणु भार को याद रखना होगा। तो देखिए कार्बन का जो संकेत होता है ये क्या होता है, C होता है। आयोडीन का जो संकेत होता है ये I होता है और फ्लोरीन का जो संकेत होता है ये आपको क्या होता है, Fe होता है। और जो कार्बन लोहे का संकेत होता है, जो फ्लोरीन का संकेत होता है ये सिर्फ आपको F होता है, ठीक है। लेकिन जो लोहे का संकेत होता है ये आपको Fe होता है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था, Fe होता है। तो आपको क्वेश्चन पूछा गया है किस तत्व के लिए 2 अक्षर का संकेत होता है। यहाँ पर देख सकते हैं कार्बन के लिए 1 है, आयोडीन के लिए भी एक I है और फ्लोरीन के लिए भी सिर्फ F है, लेकिन लोहा के लिए Fe यानी कि 2 अक्षर है, ठीक है। जो कि यहाँ से यही क्वेश्चन पूछा गया था कि 2 अक्षर किस तत्व में शामिल है, तो ये आपको लोहा में शामिल है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, रासायनिक प्रतीक का पहला अक्षर हमेशा कैसे लिखा जाता है। तो कोई भी हम लोग रासायनिक प्रतीक लिखते हैं, जैसे कि हम लोग सोडियम लिखते हैं तो जो पहला अक्षर लिखते हैं हम लोग बड़े अक्षर में लिखते हैं। जैसे मैग्नीशियम लिखे तो सबसे जो बड़ा, जो शुरू में जो अक्षर उसको हम लोग बड़ा लिखते हैं, इसके बाद हम लोग छोटा अक्षर में लिखते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है कि सबसे जो पहला अक्षर होता है हम लोग बड़े अक्षर में लिखते हैं। और इसकी खोज किसने की थी या फिर किसने ये सुझाव दिया था कि जो रासायनिक प्रतीक का पहला अक्षर होगा बड़ा होगा, तो ये आपको ब्राजीलियस के द्वारा ये सुझाव दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य या फिर लचीला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Ag यानी कि चांदी। और मैंने आपको बताया था कि सबसे जो अधिक तन्य है धातु है वो आपको सोना है, Au है। लेकिन यहाँ पर सोना ऑप्शन में नहीं दिया गया, इसलिए यहाँ पे चांदी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। और ऑप्शन में सोना होता, Au होता, उसका राइट आंसर सोना भी हो सकता था। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, लोहे के कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है। तो आपको मैंने बताया था कि कोई भी लोहे में कठोर बनाने के लिए जो मिलाया जाता है वो कार्बन होता है। लेकिन आपको याद रखना है किसी वस्तु को अगर जंगरोधी बनाना है तो उसमें हम लोग क्रोमियम मिलाते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है, तो कठोर और मजबूत बनाने के लिए हम लोग कार्बन मिलाते हैं। लेकिन किसी भी वस्तु को, किसी भी धातु को हम लोग उसको जंगरोधी बनाने के लिए हम लोग क्रोमियम का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आप इन बातों को याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान कितने होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो कि आपको सभी कैंडिडेट को याद होगा, CO2, जिसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। अब यहाँ से देखिए मेंशन किया है कि आपको इसका आणविक द्रव्यमान बताना है। तो कैसे आप बता सकते हैं, तो आपको याद होगा कि कार्बन का परमाणु संख्या होता है 6 और इसका परमाणु भार होता है 12। तो हम लोग 12 करके इसका प्लस कर देंगे। आपको याद होगा O यानी कि ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है 8 और इसका परमाणु भार होता है कितना, परमाणु भार होता है आपको 16। तो यहाँ पर हम लोग 16 लिख देंगे। मैं यहाँ से थोड़ा सा हटा दूँ, यहाँ पर हम लोग 16 और यहाँ पे 2 है तो हम लोग 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 16 दूना का 32 और 32 और 12 हो जाएगा 44, यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, इसका आपको परमाणु द्रव्यमान निकला है। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन का हो जाएगा 16, यहाँ पे 2 है इसलिए 2 से गुणा कर देंगे, 32 और 12 हो जाएगा 44। मैंने इसके बारे में डिटेल में बता रखा है बहुत सारे वीडियो में, तो बिल्कुल आप इसके बारे में जानते होंगे। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है। तो ये होता है आपको प्रोटॉन में। प्रोटॉन में ये आपको सकारात्मक आवेश होता है। न्यूट्रॉन में यहाँ पे नकारात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। और न्यूट्रॉन में जो होता है बिल्कुल यहाँ पे आवेशहीन होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि प्रोटॉन में सकारात्मक, इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक और यहाँ पे
न्यूट्रॉन में ये आपको बिल्कुल उदासीन होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया उदासीन या फिर आवेशहीन कह सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया कौन सा परमाणु का उपकण नहीं है, तो ये है आपको जीनॉन। ठीक है, जीनॉन एक परमाणु का उपकरण नहीं है। न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन ये सब ये उपकरण है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल में अल्फा कण किस पर प्रक्षेपित किया था, तो ये आपको स्वर्ण पर किया गया था। स्वर्ण का जो पत्ता था उस पर ये रदरफोर्ड के द्वारा ये प्रक्षेपित किया गया था। और आपको याद रखना है कि नाभिक में कौन कौन से होते हैं, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक के अंदर रहते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होता है ये आपको बाहर तरफ से चक्कर चारों तरफ लगाता रहता है। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ से याद रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आप देख सकते हैं मेंशन किया गया है किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है तो उस तत्व का नाम बताइए। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं सिंपली आपको इसको काउंट कर लेना है 2, 8, 10 यानी कि 15। 15 पर कौन होता है, 15 पर आपको फास्फोरस होता है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन फास्फोरस। ठीक है, मैं इसके रिगार्डिंग मैंने 2-4 ऑप्शन और 2-4 क्वेश्चन मैंने और यहाँ पर रखा है ताकि आपके यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 2 है। तो इसको आप सिंपली काउंट कीजिए 2, 8, 10, 2, 12। 12 किसका होता है, ये होता है मैग्नीशियम का। तो बिल्कुल यहाँ से सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे मैग्नीशियम। ठीक है, तो बिल्कुल आप ऐसे इसको काउंट करेंगे तो कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया निम्नलिखित में से किस धातु का किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है, यानी कि आपको चारों ऑप्शन में से बताना है कौन एक धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि धातु के बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 है, लेकिन यहाँ पे डी में बाह्यतम कक्षा में 6 हैं, जो कि यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। जो कि पूछा गया था कि कौन धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। जो आपको याद रखना है कि धातु के बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या फिर 3 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं और अर्धचालक जो धातु होते हैं उसमें आपको 4 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं बाह्यतम कक्षा में। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है तो इसकी संयोजकता क्या होगी। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको संयोजकता निकालना हो तो आपको याद रखना है कि संयोजकता कैसे निकाला जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे 7 पर क्लिक कर देंगे, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, संयोजकता और संयोजी इलेक्ट्रॉन में फर्क क्या होता है, देखिए अगर 5 तक रहेगा यानी कि किसी भी तत्व की जो संयोजकता है अगर 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कक्षा में, अगर 5 तक रहेगा तो उसका संयोजकता वही हो जाएगा। लेकिन 5 से जैसे ही ज़्यादा होगा तो उस समय हम लोग 8 में से घटा लेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए बाह्यतम कक्षा में 7 हो गया तो सिंपल हम लोग 7 को 8 में से घटा लेंगे, जो कि 8 - 7 यानी कि 1 हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, अगर यहाँ पे बाह्यतम कक्षा में 5 होता यानी कि 2, 8, 5 फास्फोरस होता तो हम लोग उसका संयोजकता 5 ही होता, लेकिन यहाँ पे 7 है, इसीलिए मैंने आपको बताया कि 5 से जब ज़्यादा होगा बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन तो हम लोग 8 में से घटा लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया मैरी क्यूरी ने निम्नलिखित में से या फिर किसकी खोज की थी जो कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया गया था। तो ये आपको मैरी क्यूरी के द्वारा रेडियम की खोज की गई थी जिन्हें आपको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की थी, तो ये आपको हितेई युवाका के द्वारा किया गया था, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है, तो ये आपको नाभिकीय बल कहलाता है। और मैंने आपको बताया था कि सबसे जो मजबूत बल है ये आपको नाभिकीय बल है और सबसे जो कमजोर बल है ये आपको गुरुत्वाकर्षण बल है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सबसे जो कमजोर बल है वो कौन सा है, तो ये आपको गुरुत्वाकर्षण बल है और सबसे मजबूत ये आपको नाभिकीय बल है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया सभी एसिड के लिए आम तत्व कौन सा है, तो ये आपको हाइड्रोजन है। कोई भी आपका जो एसिड होगा कोई भी अम्ल होगा उसमें हाइड्रोजन रहेगा ही रहेगा, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया एक अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होता है, तो ये आपको लवण और जल प्राप्त होता है जिससे हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया एक मिश्रण नीले लिटमस को लाल में बदल देता है तो उसका पीएच मान क्या होगा, तो इसका पीएच मान बिल्कुल 7 हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि 7 से जब जैसे नीचे नीचे आएगा यानी कि 6 होगा, 5 होगा, ये सब अम्लीय होगा, और 7 से ऊपर होगा 8, 9, 10 ये क्षारीय होगा। तो 9, 8 होगा नहीं, 7 तो उदासीन हो जाएगा, इससे एक ही ऑप्शन बचता है 6, तो बिल्कुल यहाँ पे 6 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है कि 7 उदासीन होता है, 7 से जैसे ऊपर हम लोग जाएंगे 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक यहाँ पर लास्ट होता है, और यहाँ पे 7 से नीचे यानी कि 5, 6, 4, 3, 2, 1, 0 तक यहाँ पे अम्लीय होता है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इन बातों को
याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है उभयधर्मी प्रकृति का होता है, यानी कि आपको बताना है कि इनमें से कौन सा उभयधर्मी है। तो मैंने आपको बताया था कि 3 ही उभयधर्मी हैं, जो कि हो जाएगा Zn एल्युमिनियम और Pb यानी कि लेड। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया गया है Zn, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि Zn यानी कि जिंक, एल्युमिनियम और यहाँ पे Pb यानी कि लेड, ये सब जो 3 हैं धातु, ये आपको उभयधर्मी ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया क्या करता है। अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, ये आपको लवण बनाता है, जो कि यहाँ से सिर्फ लवण एक ही है Al2O3, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया था। तो परमाणु संख्या के आधार पर ये आपको मोसले के द्वारा या फिर मोजले द्वारा किया गया था, और जो मेंडलीव ने अपना परमाणु संख्या का जो नियम दिया था, ये आपको परमाणु भार के अनुसार दिया था, और डोबेरन ने थिक नियम दिया था। तो बिल्कुल आपको इन बातों को याद रखना है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में निश्चित स्थान नहीं बना सका। तो वो है हाइड्रोजन, और इसीलिए हम लोग इसे हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहते हैं। ठीक है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आवारा तत्व किसे कहते हैं। तो आवारा तत्व हाइड्रोजन के इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये कहीं भी निश्चित स्थान नहीं प्राप्त कर सका है। ठीक है, तो फ्रेंड आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन देखे हैं, जो कि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, और मैंने फटाफट आपको, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन मैंने आपको सारा क्वेश्चन डिटेल में बता दिया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, तो बिल्कुल अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, अपना स्कोर शेयर करें, साथ ही इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।